नमस्कार, मैं हूं कुलेश्वर पांडे और जिस तरह से देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की काउंटिंग जारी है। अभी जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल की और बीजेपी की बढ़त बनाए हुए हैं। असम में भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है। पुडुचेरी में भी बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। वहीं केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को बड़ा फायदा हुआ है और यहाँ आगे तमिलनाडु में नई पार्टी टीवीके ने कमल पर कमाल कर दिया है और सबसे ज़्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए। तो चलिए सबसे पहले ये जो अभी तमाम चीज़ें आ रही है उसमें बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, ममता बनर्जी क्या कह रही है, सबसे पहले वो सुनते हैं, उसके बाद इस विषय पर चर्चा करेंगे। প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पश्चिम बंगाल में भी पिछले कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा रुझान आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की जनता को टीएमसी की जो निरंकुश सरकार थी उससे निजात मिलेगा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनेगी। आसाम में तो निश्चित रूप से बनी रही है, पुडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी जीत रही है और तमिलनाडु केरल में भी पहले से हम लोग की स्थिति अच्छी हो रही है। जो हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और आज उसका रिजल्ट अभी चल रहा है, लेकिन जिस तरह से इन 5 राज्यों के चुनाव में केरल और तमिलनाडु को छोड़ दे, क्योंकि इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी तो है ही नहीं, उसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से इन्होंने ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, 2.5 लाख से अधिक सेंट्रल फोर्सेस, उसके बाद पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे प्रधानमंत्री से लेकर पूरे मंत्रियां, पूरी राज्य के मुख्यमंत्रियां, उनके मंत्रियां, अन्य राज्यों से अधिकारियों भेजकर इस चुनाव को इन्होंने चुराने का काम किया है, जनादेश को चुराने का काम किया है। वो इसलिए क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, यहां ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग चुनाव लड़ रही थी। उन्हें पता था कि केरल में उनका कोई जनाधार नहीं है, तमिलनाडु में उनका कोई जनाधार नहीं है। तो बिल्कुल 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाते हुए नजर आ रही है, वहीं एक में कांग्रेस और एक में जो है टीवीके सबसे आगे बढ़त बनाए हुए। चलिए हम सीधा चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कन्हैया अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, स्वागत करता हूं मैं उनका। रितेश जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत करता हूं। अनिल जी हमारे पास वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, उनका भी स्वागत करता हूं। कन्हैया जी देखिए, फिर से वही बात जिस तरह से दीपक बैज जी कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, सर अब तो मान लो ना कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो ग्राउंड जीरो में जो काम करती है उसका कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलेगा, क्योंकि देखिए बंगाल में काफी धीमी गति से भारतीय जनता पार्टी ने कदम रखा और जिस तरह से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, खुद अमित शाह और पीएम मोदी जिस तरह से वहां पे चुनाव प्रचार किया, क्या नहीं लगता कि वहां कहीं ना कहीं उनको फायदा मिला है, क्योंकि कांग्रेस तो वहां पे शून्य नजर आ रही है। देखिए आप बंगाल पे चर्चा कर रहे हैं जी, हमको तो बंगाल में कहीं दौड़ में शामिल ही नहीं। कांग्रेस के पास 5 राज्यों में जहां चुनाव हुए कहीं कांग्रेस नहीं थी। एक राज्य यदि कांग्रेस, केरल में जो है मैं देख रहा था वहां के नतीजे कि यूडीएफ में भी अलग अलग क्या स्थिति है, तो उस यूडीएफ की स्थिति में कांग्रेस अकेले के दम पर भी सरकार बनाने की स्थिति में है, पर वो दल वहां पर आगे आया है। आसाम में हमारे लिए जरूर जो है चिंता का विषय है कि हम जो है ध्रुवीकरण ऐसा तगड़ा जो बना कि हम वहाँ पर जो है अच्छी स्थिति में जो आना था उस स्थिति में हम नहीं पहुँच पाए, वो एक ध्रुवीकरण का परिणाम है। बंगाल में कांग्रेस की स्थिति या तमिलनाडु में पुडुचेरी में, यहाँ हम लोग कोई सरकार की दौड़ में नहीं थे, बहुत छोटे
स्थिति में थे। डीएमके के साथ जो हमारा गठबंधन था, हम मात्र वहां 27 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, तो वो कोई वैसी स्थिति में हम लोग नहीं थे। और लेकिन जो है बंगाल के चुनाव के लिए एक तरफ जो है बंगाल का चुनाव जीतने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बधाई भी देते हैं। उन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि कोई केरल हो या किसी भी राज्य में हो, हम लोग बंगाल में तो आखिरी दिन तक आपने देखा है कि मतदान के पहले दिन तक ईडी के छापे पड़ते रहे हैं। और ईडी के छापे ऐसे नहीं कि कोई सामान्य रूप से किसी के यहाँ पड़े, उन लोगों के यहाँ पड़े जो चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़े हुए लोग थे। ठीक है, तो इस बात को लेकर के प्रश्न तो उठते रहेंगे, पर भाजपा ने जो मेहनत की उस मेहनत को भी जो है उसके लिए उन लोग बधाई के पात्र हैं। उनकी मेहनत में चाहे सारी एजेंसियां भी शामिल है, यदि उनसे उन लोगों ने सहयोग बना के तालमेल बना के सहयोग ले लिया तो उसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। कांग्रेस को जो है जहां पर हम अच्छा बेहतर कर सकते थे वहां और बेहतर यदि नतीजे नहीं आ पाए कन्हैया जी, लेकिन तो उसके असम लिए में तो विश्लेषण की असम में आवश्यकता है। हम छत्तीसगढ़ विश्लेषण के करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, जो विकास उपाध्याय हैं उनको भी वहाँ पे जिम्मेदारी मिली थी। भूपेश बघेल खुद जो है असम का पूरा मोर्चा को संभाले हुए थे। उसके बावजूद जो परिणाम आए हैं, आप खुद देख रहे हैं कि अभी किस तरह से रुझानों में सीट भी बढ़ा है असम में भारतीय जनता पार्टी का, इसमें क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि वहां जो ध्रुवीकरण सबसे बड़ा मुद्दा था और उस ध्रुवीकरण के मुद्दे का जो है असर दिखाई पड़ा कि जिस तरह से हेमंता बिस्वा के जो है एक विज्ञापन जारी हुआ था कि उस विज्ञापन में सीधे वो मुस्लिमों को गोली मारते हुए टारगेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जिस विज्ञापन को लेकर के बड़ी चर्चा हुई। तो जो हिंदू मुस्लिम वाला जो ध्रुवीकरण था, उस ध्रुवीकरण का जो है नुकसान कांग्रेस को हुआ। और कांग्रेस का कहीं ना कहीं हम जो है यदि हारते हैं तो हार का ठीकरा सीधे इस बात पर फोड़ दें, ये भी नहीं है। हमारे लिए चिंतन का विषय है हम क्यों वहां पर जो है पिछड़ गए, क्योंकि आसाम में हमारी उम्मीदें थी, वो उम्मीदें यदि टूटी है तो चलिए बिल्कुल इसमें चिंता भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं। ठीक है, रितेश जी तो आज बहुत खुश और मुस्कुरा भी रहे हैं। रितेश जी, जो अभी रुझानों में तो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी हुई है, कैसे देख रहे? देखिए, बंगाल सबसे कड़ी चुनौती थी आप लोगों के लिए और तमाम लोग जो वहाँ पे जुटे हुए थे। असम में खैर पहले से ही तय था कि हेमंत बिस्वा फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत वो राज्य माना जाता है। पश्चिम बंगाल के लिए जो आप लोगों ने मेहनत किया, क्या मेहनत का फल आप लोगों को मिल रहा है? टीवी 24 के सभी दर्शकों को और मेरे साथ में प्रवक्ता सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और बड़ा हर्ष का विषय है कि पश्चिम बंगाल जैसे सबसे कठिन राज्य जहां माना जाता था भारतीय जनता पार्टी के लिए, 2016 में जहां 3 सीट से लेकर के अभी वर्तमान में 180 प्लस सीट आई है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की मेहनत और वहाँ पर ममता दीदी के जो आतंक का अंत हुआ है, वहाँ के जो प्रशासनिक आतंकवाद था, उसके पहले भी चुनाव में मैं एक बार चुनाव में रह चुका हूँ पश्चिम बंगाल में, तो मुझे मालूम है कि लोग घर से डर के मारे वोट डाले निकलते नहीं थे। इस बार खुद कांग्रेस के जो नेता है अधीर रंजन चौधरी जी का मैंने कल बयान देखा कि उन्होंने कहा कि सेंट्रल फोर्स के अच्छी तैनाती हुई, जिसके कारण लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया। तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि विपक्ष के नेता भी इसको मानते हैं कि लोगों ने 90% से अधिक मतदान किया, जिसका परिणाम आज बहुत बेहतर और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आज विकास कर रहा है, इस मॉडल को लोग स्वीकार कर रहे हैं। जो विकास की बातें हम करते हैं वो सभी राज्यों में देखने को मिलता है। दूसरी बात कि मैं सुबह से डिबेट कर रहा हूँ और बहुत सारी ऐसी बातें मैंने देखी कि कांग्रेस के बहुत सारे प्रवक्ताओं में, इनके बयानों में भी बड़ा अंतर देखने को मिला है, जिसमें मणिशंकर अय्यर जी का होगा, कई राज्यों के और भी जो प्रवक्ता है, जिसमें कुछ कह रहे कि बेहतर काम हुआ, कोई कह रहा है कि ईवीएम, और कुछ अभी दीपक भाई जी को मैंने देखा कि वो और कुछ राग अलाप रहे। तो जहां केरल में उनको बढ़त मिल रही है, पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इलेक्शन कमीशन या ईडी का कोई खेल होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र का त्यौहार है। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया केरल में, नो डाउट कि कांग्रेस वहां अच्छी मजबूत है, वहां लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में फाइट थी। हम कुछ सीट अभी आने में हम कामयाब हुए हैं, लेकिन 3 राज्यों में जो अभी चुनाव की जो परिणाम अभी रुझान नहीं, इसको परिणाम ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये अंतिम चरण का भी काउंटिंग है आसाम, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी का, जहां हम स्पष्ट बहुमत बनाते दिख रहे हैं। सभी कार्यों में खुशी का माहौल है और इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और उस पश्चिम बंगाल के उन कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने लंबे संघर्ष और अपने परिवार को खोने के बावजूद वहां पर संघर्ष करके सरकार बनाने में बड़ा सहयोग प्रदान किया। ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। अनिल जी, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि देखिए, बंगाल तो एक बहुत कठिन था भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, लेकिन जिस तरह से आसानी से वो वहाँ पर जीते हैं, वो हालांकि मेहनत तो बहुत की है। खुद पीएम मोदी जो है वहाँ पे कई रैलियाँ किया, अमित शाह लगातार वहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे थे और छत्तीसगढ़ के कई नेता जो है लगातार वहाँ पर डटे हुए थे, इसमें से विजय शर्मा जी भी शामिल है।
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब आगे बढ़ रही है, कैसे देख रहे हैं सर इसको आप? पांडे जी, जिस दिन ये महिला सशक्तिकरण बिल गिरा उसी दिन तय हो गया था कि महिला निश्चित ही मोदी जी को आशीर्वाद देंगी, और उन्होंने आशीर्वाद दे भी दिया। अब मोदी जी का अभिनंदन तो हो गया है, अब 2029 में मोदी जी उनको उनका अधिकार दिलाएं, इसकी अब नैतिक जिम्मेदारी बढ़ गई है। लेकिन जिस तरीके से बंगाल में, देखिए पांचों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव था बंगाल का, बाकी तो ठीक थे, अपने छोटे छोटे उसमें चल रहे थे, छोटी छोटी पार्टियां आपस में संघर्ष करके अपनी अपनी सरकारें बना रहे थे। तमिलनाडु में ज़रूर ये जो नई पार्टी आई थे टीवी के, ये इसने बड़ा गजब का काम किया है वहाँ पर, कि जो पुराने लोग हैं उनको पूरी तरीके से निष्ठाभूत कर दिया है। पांडिचेरी में तो इनकी सरकार बनी रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल का मामला था उसमें जो इनका ममता दीदी का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, और महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर वहाँ पर मतदान किया है वह सीधे सीधे मोदी जी के पक्ष में गया है। SIR का भी बहुत फ़र्क पड़ा है कि जो जितने भी फर्जी किस्म के मतदाता थे जो पूरा चुनाव परिणाम बिगाड़ देते थे, वो सब इस बार नहीं डाल पाए हैं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के कारण ही वहाँ पर भाजपा आई है। ठीक है कन्हैया जी, भारतीय जनता पार्टी तो देखिए हर राज्यों पे कमल खिला रही है, लेकिन सर चिंता की बात तो है ना, कांग्रेस कहाँ है? कैसे करेगी कांग्रेस? आने वाले समय में फिर चुनाव है 2028 में, क्या नहीं लगता कि कांग्रेस को भी प्रयोग करना चाहिए? देखिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने प्रयोग किया, जो रेप पीड़िता थी जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसकी माता जी को उतारा, वो जीत गई। छत्तीसगढ़ में उदाहरण है, ईश्वर साहू को उन्होंने उतारा, वो जीत गए। तो कांग्रेस आखिर इस तरह का प्रयोग क्यों नहीं करती है? प्रयोग तो करना पड़ेगा ना, हो सकता है कि इसमें अच्छा परिणाम आ जाए। कांग्रेस प्रयोग करती नहीं है, इसको प्रयोग करना भाजपा कह सकती है। उनके साथ जो है सहानुभूति रखना और उनको आगे लाना, और उस पर जो है फिर मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ थोड़ी कटु हो सकती है। उत्तर प्रदेश में जिस बच्ची के साथ रेप किया था, वहाँ के मंत्री के पुत्र और जिन लोगों को पूरी तरह बचाया गया था, उस बच्ची की माता जी को भी कांग्रेस ने टिकट दिया था, पर उसके साथ वो प्रचार तंत्र नहीं जुड़ा, जो प्रचार तंत्र जाकर के पश्चिम बंगाल में जुड़ गया कि एक सरकार उसको पश्चिम बंगाल में उस सरकार के खिलाफ वो खड़ा हो गया पूरी तरह से प्रचार तंत्र कि इस बच्ची के साथ रेप हुआ, अन्याय हुआ, उसको मदद मिलनी चाहिए। पर वहाँ वो नहीं हो पाया, टिकट वहाँ भी दी गई थी वहाँ। और हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय, मैं उनसे क्षमा चाहते हुए उनकी बात को थोड़ा सा कर रहा हूँ, काटने का प्रयास वो कर रहा हूँ, काट नहीं रहा हूँ, उनकी बात पर अपनी बात रख रहा हूँ। आदरणीय चौबे जी ने अभी कहा कि महिला आरक्षण बिल गिरा। महिला आरक्षण बिल गिरा नहीं है, महिला आरक्षण तो लागू हो चुका है। महिला आरक्षण को जिस नियत से लागू करने का, परिसीमन के साथ लागू करने का और उसको गिराने का, जो उस परिसीमन वाले मामले को गिराने का जो काम था, वो भाजपा को मालूम था कि उस परिसीमन के मामले को लेकर विरोध है और उसको गिरा करके हम राजनीतिक लाभ लेंगे। उसमें वो सफल हुए, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन वो बिल गिरा नहीं है, बिल तो 4 दिन पहले लागू हो चुका है। राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी है, राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी करने के बाद वो बिल गिरता नहीं है। टेक्निकली आप ठीक कह रहे हो, लेकिन जो मैसेज गया, मैं उस मैसेज, हाँ मैसेज गया है, उसका लाभ भी मिला उनको, कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ उन्हें पूरा मिला है। मैसेज ये गया है कि बिल गिर गया। वो लोग जो चाहते थे भाजपा के लोग, उसमें वो सफल हुए हैं, इसमें कोई दो मत बहुत नहीं कम है। महिलाएं जानती इन सब चीजों को, इन क्या 5 राज्यों परिसीमन में क्या है, लेकिन मैसेज यही गया है कन्हैया जी कि इन लोगों ने हमारा निश्चित काम रूप नहीं से होने मैंने कहा ना, प्रचार तंत्र जब आपके साथ है तो सब कुछ साथ है। और इन 5 राज्यों में आप चर्चा जो हो रही है, मैंने पहले कहा था, मेरी पहली लाइन थी कि कांग्रेस के पास 5 राज्यों में कहीं सरकार नहीं थी। यदि हम केरल में सरकार में आए हैं तो आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बार बार केवल जो है पश्चिम बंगाल जीत गए, पूरा मीडिया एक चीज चल रहा है, पश्चिम बंगाल जीत गए और भारतीय जनता पार्टी का जो है कमल खिलने लग गया है, कांग्रेस का सफाया हो गया, कांग्रेस खत्म हो गई। कन्हैया जी, चूंकि कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है ना, इसलिए सभी राज्य में सरकार में हम आ गए हैं, एक तरफा आ रहे हैं, तो वहां पे उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? चलिए, जब आप उनको बधाई दे रहे हैं, कांग्रेस को बधाई क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल आपको बधाई है, केरल में आप लोगों की सरकार बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और जिस तरह से कांग्रेस देश भर में चुनाव लड़ती है, तो निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस, अच्छा आप मानते कि नहीं कि जिस तरह से पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाया? पहले स्वीकार किया, आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी, मैंने पहले स्वीकार किया
कि हम जो है और बेहतर जो हम कर सकते थे हम नहीं कर पाए हैं, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। हमको उस पर विश्लेषण करना चलिए, होगा। बिल्कुल आप लोग चिंता हमको उस करेंगे पर जो निश्चित है तौर अपने पे। आप के ठीक है। हमारे संगठन को और कितना मजबूत कर सकते हैं, हमारे कैडर को क्या मजबूत करना है, कहां हमारी रणनीतिक कमजोरियां हुई है, उन सबको हमको सुधारते हुए उन दुष्प्रचारों से और जो तंत्र काम करता है, जो हमारे को जो है हम क्योंकि एक सिद्धांत की नीति पे चल ठीक रहे है, हैं, हमारी ठीक है, नीति और कन्हैया उस जी। नीति पे जो अंतर हो रहा है उससे लड़ने के लिए भी खुद को तैयार करना होगा। उस पर हम लोग अभी कमजोर पड़े हैं, ठीक है। वहां हमको तैयार करके आगे की लड़ाई लड़नी होगी। ठीक है रितेश जी, जहां पर पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाया तो वो भी सीट से जो है बीजेपी के प्रत्याशी जो है काफी आगे चल रहे हैं। जी क्या जादू चला है कि झालमुड़ी का वहां पे? जी देखिए, ये एक ट्रेंड हो सकता है कि झालमुड़ी खाना, और एक ट्रेंड होता है क्योंकि आपने देखा आज से 15 साल पहले आपके छत्तीसगढ़ के नेता भी आज बहुत झालमुड़ी खा रहे थे, बीजेपी बिल्कुल। अध्यक्ष भी खाए बीजेपी कार्यालय में, उपित बिल्कुल, चौधरी तो अपने घर बिल्कुल। के बाहर झालमुड़ी के स्टॉल लगवा दिए, निःशुल्क देखिए, बंटवा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी आज ग्लोबल लीडर है। एक समय होता था, मैं आपको इसका एक तथ्य बताता हूँ, 2014 के पहले कोई अगर बॉलीवुड का फिल्म का हीरो या कोई हॉलीवुड का कोई थम्सअप का लिम्का का कोई बॉटल हिलाता था तो वो एक ट्रेंड रहता, युवा उसी को पीते थे। आज ऐसा हो गया है कि माननीय नरेंद्र मोदी देश के हीरो है और युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में है। जो वो करते हैं तो लोग उसको अपना एक ट्रेंड बना लेते हैं। आपने देखा कि जब हाफ कुर्ता जब चला तो जो पहनना लोगों और मार्केट में बहुत बिके, खादी बहुत ज़्यादा बिकी। वैसे झालमुड़ी जहाँ जिस जगह पे खाए तो झालमुड़ी का ट्रेंड चल गया और भाजपा के कार्यकर्ता इस चीज़ को जल्दी अडॉप्ट करते हैं कि हमारे देश के नेता भी है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता में आते हैं और उनके नेतृत्व में सरकार है और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से झालमुड़ी का खेल भी चला। और लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि सारा खेल पूरा था, विकास का मॉडल था। और जहाँ पर जो एंटी इनकम्बेंसी की आपने पहले बात कही, ममता दीदी के जो शासन में जो जिस प्रकार से वहाँ पर 6,500 से अधिक उद्योग और कल कारखाने बंद हुए, पश्चिम बंगाल के लोगों के रोजगार की समस्या हुई, वो वहाँ से माइग्रेट होकर के अन्य अन्य राज्यों में जाते थे। ये बड़ी समस्या के कारण वहाँ के लोगों ने वहाँ पर जा करके वोट डाला, इसका बड़ा इफेक्ट पड़ा क्योंकि वहाँ पर स्थानीय रोजगार का विषय, बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़ के उठाया और परिणाम आज है कि इतने अच्छे मतों के कारण हम सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। ठीक है अनिल जी, पूरी रणनीति को आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से शाह और पीएम मोदी की जो रणनीति थी और जो अभी राज्यों के जो रुझान में जो सामने आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, बीजेपी तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकल पार्टी है, वो एक एक नब्ज को पकड़ के चलती है। अब रहा सवाल, पिछले कई चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस कहती है कि हम मंथन करेंगे, उसमें समीक्षा करेंगे, लेकिन वास्तव में ये समीक्षा होती नहीं है। जब तक ये समीक्षा करते हैं या बैठक होती है, जब तक कोई और इलेक्शन आ जाता है फिर उसमें वो चले जाते हैं। वास्तव स्थिति ये है कि कांग्रेस ने को अभी अपना जो होमवर्क है उसको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है और इनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वहाँ पर जब तक डेमोक्रेसी नहीं आएगी तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है कि भाजपा में काफ़ी हद तक डेमोक्रेसी है। देखिए, डिक्टेटरशिप भी है, इसको डिनाई नहीं कर सकते कि वहाँ पर मोदी और शाह के अलावा कुछ चलता नहीं है, लेकिन वो बैठ के निर्णय लेते हैं। कम से कम जनता को दिखाते हैं कि यहाँ 60-70 कार्यकारिणी के लोग बैठे हुए हैं, उनमें सुनी सबकी जा रही, निर्णय तो ठीक है, जो भी होता है हो जाता है। तो एक मैसेज तो इनका अच्छा जाता है। दूसरा, इन्होंने अपना कैडर ठीक करके रखा है। और अभी जिस तरीके से ये जो महिलाओं ने इनका अभिनंदन किया है, अब इस अभिनंदन के साथ ही इनकी जिम्मेदारी बन गई है कि 2029 में ये महिलाओं को 33% मतदान कर दें, मतलब उनको उनका अधिकार दिला दें, और नहीं तो ये परिणाम पलट भी जाएंगे। ठीक है कन्हैया जी, कैसे रहेगा अब आगे की रणनीति आप लोगों की? क्योंकि देखिए 2026 और 2028 में फिर से कई राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़ भी वो शामिल है, तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में कोई नई रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी भी उतरी के मैदान में? मैं आदरणीय चौबे जी की एक बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमको बेहद ज़्यादा होमवर्क करने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपकी वरिष्ठता है और आपने जो सब कुछ देखा वो है, पर डेमोक्रेसी वाली बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यदि जेब से निकाल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती, जो पार्टी 2 साल तक इंतजार करती है, उसको अध्यक्ष के लिए कौन सा जेबी आदमी रह सकता है, उसको बना दें। जो लोग जेब से पर्ची जो है, जो मुख्यमंत्री बनने वाली है, उसके हाथ में दूसरी पर्ची दे करके जो पहली बार विधायक बना, दूसरी पार्टी छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़के बाहर आकर के पार्टी में शामिल होकर के फिर से तैयार हुआ, उसका नाम निकल जाता है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो केवल और केवल थोपा हुआ चीज़ है। जो आपने कहा भी कि वहाँ मोदी और शाह के सिवाय कोई चीज़ चलती नहीं, उसी का परिणाम है।
पर ये जरूर है कि हम दूसरे दलों की बजाय हमको अपने पर चिंतन करना है, और जो होमवर्क की बात है, निश्चित रूप से होमवर्क की आवश्यकता है और होमवर्क हम लगातार करते भी हैं, लेकिन कहीं कुछ होमवर्क में हमारे कमी हो रही है, या हम जो है जिन ताकतों के साथ हमको लड़ना है उस ताकत से, जिस प्रक्रिया से, जिस प्रवृत्ति से लड़ना चाहिए, हम उस प्रवृत्ति और उस प्रक्रिया को अपना नहीं पा रहे हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि आप जो है एक तरफ जैसे हिंदुत्व की बात होती है, तो दूसरी तरफ आप चुनाव में मतदान के दौरान जो है कैसे भी करके चुनाव जीतना है के लिए आप मंगलवार के दिन जो है आप बाकायदा जो है हिंदुत्व का गमछा ओढ़ करके और आप मटन मछली खा करके उसको प्रसारित भी करते हैं, और दूसरी तरफ फिर आपको जो है कोई दूसरा जो है यदि मटन मछली खाता दिख जाए तो उसको कह देते हैं कि ये हिंदुत्व का रितेश जी से जवाब लेते हैं। आप रितेश जी जो है पश्चिम भारत में जब होती है स्थिति, तो आप वहां पे कहते हैं मणिपुर में और सिक्किम में जाकर के, उधर जाकर त्रिपुरा में कहते हैं कि हम गौ मांस के जो है खाने के पक्षधर हैं। आप गोवा में गौ मांस के पक्षधर हो जाते हैं। ठीक है कन्हैया जी, चले समय कम है इसलिए छोटा सा प्रतिक्रिया जो रितेश जी से भी ले लेते हैं। तमाम चीजों से कांग्रेस जो है इस तरह अपना अलग अलग रवैया नहीं अपना पाती है, इसलिए कहीं ना कहीं हम रणनीतिक रूप से इनसे पिछड़ जाते हैं। ठीक है रितेश जी, जवाब दे दीजिए। ये कन्हैया जी कह रहे हैं, बहुत सारी बातों से मुझे असहमत हूँ, क्योंकि ये जो कहे कि हमारे कांग्रेस में इनके जो आंतरिक लोकतांत्रिक की बात है, तो मैंने देखा इनके NSY के चुनाव से लेकर के इनके कांग्रेस चुनाव में किस प्रकार से लोकतंत्र का और इनके नेताओं में गुटबाजी होती है। हमारे यहाँ लोकतंत्र, जैसे माननीय चौबे जी ने कहा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सटीक बात है कि अनुशासन का बड़ा विषय होता है। हमारे अनुशासन बहुत ही कड़ाई से पालन होता है। जो पार्टी नीति तो या पार्टी की 4 लोग बैठ के जो तय होता है उसको अंतिम पंक्ति तक उसको फॉलो किया जाता है। इसीलिए हम एक अनुशासित और संगठित कार्यकर्ता और पार्टी के रूप में हम विराजमान है। और आज जो इतने देश में प्रचंड सभी राज्यों में हमारी जो सरकार है, इसी के परिणाम है। और आम कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही मैसेज जाता है। और दूसरी बात जो इन्होंने कही प्रोपोगेंडा या प्रचार का, तो हम आपको बता देते हैं कि वो हिंदूवादी जो सब्जेक्ट है ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये और भी लोग हैं जिनकी धार्मिक भावनाएं होती है, वो भी समय समय पे अपनी बातें करते हैं। इसका भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लेना देना नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करती है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन साथ में हिंदुत्व में गौमांस खा लेते हैं और हिंदुत्व में गौमांस का विरोध करते हैं। गौमांस का खाने पे हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। गौमांस खाने का आज तक में समर्थन नहीं किया है, विरोध भी किया है। तो ये केवल कांग्रेस का केवल प्रोपोगेंडा हो सकता है, क्योंकि ये लगातार चुनाव हारने के बाद जो चीज है, चुनाव में हारने की चीज है और कुछ नहीं है। मुझे लगता है चुनावी मुद्दे से हट करके जो बात करने की आदत कांग्रेस की रही है, कभी वो ईवीएम का रोना रोते हैं, कभी वो ईसी का रोना होता है, कभी ईडी का, कभी सीबीआई का, कभी इस प्रकार की बातें। मुझे लगता है कि देश की जनता अनिल चौबे जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, छोटा सी प्रतिक्रिया में अनिल जी का भी ले लेता हूँ। अनिल जी, गुड गवर्नेंस में काम करते हैं, हम गुड गवर्नेंस के कारण। अनिल जी अपनी बात रखिए, समय कम है। लोगों को न्याय दे रहे हैं, इसीलिए हम सरकार चुनाव लगातार जो है मछली खाने पीने का राजनीति। ठीक है, चलिए अनिल जी जल्दी रखिएगा अपनी बात, समय कम है। कन्हैया जी, आपके यहाँ भी ये सब काम करते हैं, कहीं जनेऊ पहन लेते हैं तो कहीं टोपी पहन लेते हैं, तो वो कहीं ये सारा सब खेल चलता रहता है। सवाल इस बात का है कि किसकी टोपी में कितनी दम है, मतलब मैसेज कौन दे रहा है। आपके यहाँ से भी जाते जनेऊ पहन के, लेकिन उनका मैसेज नहीं जाता। वो मछली के साथ चावल खा लेते हैं, उनका मैसेज चला जाता है। तो जनता को कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करेगी, उसके पीछे वो जो नेता की छवि होती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है कहीं ना जी। इसलिए आपके यहाँ जो समीक्षा बैठक होती, मैंने तो आज तक देखा है कि वहाँ पर समीक्षा बैठक चुनाव हारने को लिए नहीं होती। वहाँ समीक्षा बैठक इसकी बात होती कि इसने टांग खींची, इसने टांग खींची। अरे वास्तव में देखो ना, आप चुनाव हारे क्यों, उसको धरातल पे जाके देखो। चलिए ठीक है अनिल जी, समय कम है इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। फिलहाल 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है। आप तीनों मेहमान हमारे से जुड़े, आप तीनों का धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए TV24 न्यूज़। नमस्कार।